हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा। आज यहां पर हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हमने टॉपिक लिया है लीगल एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज, आईटी, आरटीआई एंड आईपीआरएस। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेरी है या फिर पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही सिंपल रखा है, आप सबको पता होगा इसके बारे में। जो हमारी कंपनीज हैं वो किसके अंडर रेगुलेट होती हैं? कंपनीज एक्ट 1956, 1957 या फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फिर कंपनीज एक्ट 2030। बताइए आंसर। सबका आंसर ये सही होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है ये। देखिए, ये लेटेस्ट के अकॉर्डिंग है आंसर इसका, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि अब रिवाइज हो गया है तो कंपनीज एक्ट 2013 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 2013 नहीं दे रखा है तो आप 1956 ही लगाएंगे, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय द स्टेटमेंट one who undertakes to form a company with reference to a given object and set it going and who takes the necessary steps to accomplish that purpose। बताइए कौन ये अंडरटेकिंग लेता है कंपनी को फॉर्म बनाने की, या फिर ये एक तरह से एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसके द्वारा, और कौन नेसेसरी स्टेप्स लेता है उसके पर्पस को एकम्प्लिश करने का। बताइए, प्रमोटर, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक कंपनी जब बनती है तो कौन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कौन नेसेसरी स्टेप्स लेता है उसके लिए? देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रमोटर, क्योंकि सबसे पहले प्रमोटर ही होता है जो कंपनी में पैसा लगाता है, कंपनी के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेता है। उसके बाद प्रमोटर ही होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है विद द हेल्प ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट from the bottom of the important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in the Companies Act 2009 2013। बताइए इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इनकॉर्पोरेशन के लिए, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। बताइए, ऑप्शंस हैं कंपनी का नेम और स्टेट जहाँ पे वो स्टेटेड है, ऑब्जेक्ट जिसमें कंपनी प्रपोज्ड होगी टू बी इंटरप्टेड, और द रूल्स, ट्रिबुलेशन एंड बायलॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, या फिर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। बताओ इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये भी दे रखा है फ्रॉम द बॉटम, नीचे से आपको बताना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो आप जानते होंगे। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आउटसाइडर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आउटसाइडर जो भी कंपनी से रिलेटेड लोग हैं, ये स्टेक होल्डर्स भी बोल सकते हैं, उनके लिए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो सॉरी यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो होता है इंटरनल लोगों के लिए, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनल एम्प्लॉय है, उनके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, तो यहाँ पर देखिए इंटरनल मैनेजमेंट के लॉज, रूल्स और ट्रिबुलेशन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाए, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल मैनेजमेंट के लॉज, रूल्स, ये सब वहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके लिए नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो इम्पोर्टेंट क्लॉज आते हैं वो है नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, जो कि हमारे ऑप्शन ए, बी एंड डी में ऑलरेडी मेंशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि बात करी जाए यहाँ पे ऑप्शन सी की, जिसमें रूल्स, बायलॉज दे रखे हैं, वो भी हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हैं।
तो ये हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पार्ट है, ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो आई होप यहाँ पर अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द कंपनी। बताइए कंपनी कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। स्टैटिक क्वेश्चन है तो इसको आपको लर्न करना है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कंपनी की बात करें तो ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ अ कंपनी। अब बताइए इसमें से कौन सा चार्टर है कंपनी का, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए यहाँ पे चार्टर की बात करें तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए कहा गया है। अब ये भी याद रखिए आप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बाहर वाले लोगों के लिए, कंपनी से बाहर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, जिससे कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन चीज़ों को पढ़ के अच्छे से तब वो उस कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन डेवलप करें, उसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि इसके अंदर देखिए कंपनी का नाम, कहाँ इसका हेड ऑफिस है यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है इसका, इसकी लाइबिलिटी किस किस की कितनी है, या फिर इसके मेंबर कौन कौन है, इसकी कैपिटल कितनी है, इसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर इजीली ये एनालाइज कर सकता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो ये हमारा कहलाता है चार्टर ऑफ अ कंपनी। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये क्वेश्चन देखिए, द assumption is that the members of the public must have the freedom to purchase and every shareholder the freedom to transfer. This is allowed in। बताइए ये assumption किसकी है कि उसके मेंबर जो हैं पब्लिकली फ्री होते हैं परचेस करने के लिए, और वहाँ पे वो अपने जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये किसका assumption है, प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज टफ कर दी है। बहुत क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आपने कई बार ये पढ़ा होगा अपने 11th-12th में, बीकॉम में बहुत बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, पब्लिक कंपनी, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी को ये राइट होता है कि वो कहीं भी किसी से भी कोई भी शेयर परचेज कर सकती है, ये फ्रीडम होती है, और अपने शेयर को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ये शेयर होल्डर को राइट होता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, नॉन ट्रांसफरेबल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में लिमिट बतानी है आपको मेंबर्स की, 50, 7, 20 या 200। लिमिट, लिमिट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, मैक्सिमम मिनिमम नहीं दे रखा है, यहाँ पर लिमिट दे रखी है। तो लिमिट, लिमिट आपकी किस में होगी, मैक्सिमम, ठीक है। आपको मैक्सिमम के रेफरेंस में बताना है। अब मैंने आपको क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान कर दिया। आप बताइए एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने पर्सन होते हैं, कितने, 200, ठीक है। और अगर यहीं पे पब्लिक कंपनी की बात की जाती है तो पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड है, वहाँ पे मैक्सिमम नंबर डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसको अच्छे से समझिए। अब आपको कंपनी फॉर्मेशन की होल प्रोसेस जो है वो 3 डायरेक्ट स्टेजेस है उसमें डिफाइन की गई है, तो आपको उनका सीक्वेंस बताना है। पहले प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, या फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 3 हैं, अच्छे से पढ़िए आप खुद, फिर इसका आंसर करिए।
पढ़ लिए सारे ऑप्शंस, क्या होगा आंसर? देखिए, कंपनी जब भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं या कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्रमोटर्स ढूंढे जाते हैं जो कंपनी में पैसा लगा सकें, जिससे कि आगे की जो प्रोसेसिंग है वो हम स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रमोशन होगा। अब देखिए, किसी भी ऑप्शन में प्रमोशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे भी चेक कर लेते हैं। प्रमोशन के बाद फिर करते हैं इनकॉर्पोरेशन का काम रजिस्ट्रेशन से, साथ ही साथ उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो काम है बिजनेस का वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं, सबसे पहले प्रमोशन होगा, फिर इनकॉर्पोरेशन होगा, फिर होगा हमारा कमेंसमेंट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, शॉर्ट में याद कर लीजिए PIC, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी या फिर कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, बताइए कौन सी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं? गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए, यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 की बात की गई है, तो फिर चाहे कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, सारी कंपनियां इसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं। हाँ, अगर यहाँ पे स्टैट्यूटरी या कोई और कंपनी होती तो हमें वहाँ पे सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए वो एक अलग पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू पास होती हैं। उस तरह की कंपनियां एक अलग एक्ट होता है उनके लिए, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ये तीनों तरह की कंपनियां ही हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं। नेक्स्ट देखिए, a subsidiary of a government company is also treated as government company, public company, private company या फिर all of the above? गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी है, वो किसकी तरह ट्रीट की जाएगी? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी के साथ उस गवर्नमेंट के पास उसकी कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया? अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो कंपनियां कंट्री से बाहर यानी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या फिर नन ऑफ दी अबव? बहुत ही सिंपल है, आप सब जानते हैं, बताइए इसका आंसर। देखिए, कोई भी कंपनी अगर इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हो रही है तो वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है, ठीक है। और इंडिया के अंदर है तो वो इंडियन कंपनी है। अब उसके मेंबर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम पता करेंगे कि वो प्राइवेट है कि पब्लिक है, या फिर हम ऐसे भी पता चल कर सकते हैं कि उस पर ओनरशिप किसकी है। गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो गवर्नमेंट कंपनी होगी, पब्लिक के रेफरेंस में है तो पब्लिक कंपनी है, और प्राइवेट के रेफरेंस में है, ठीक है, तो वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा गया है कि उसका इनकॉर्पोरेशन यानी कि उसकी जो रजिस्टर्ड है, वो जो रजिस्टर्ड हुई है वो बाहर हुई है, इंडिया के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अब इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, a company can own property in its own name, a company is managed by the elected representative of shareholders। बताइए
कौन सा आपको फॉल्स लगता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं इस पार्ट में हमने। सेकंड पार्ट में हम थोड़े सा और लेवल बढ़ा देंगे और इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, करीब 200 समथिंग क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप सारे पार्ट देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं फॉल्स, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर कहा गया है नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। तो क्या ऐसा है कि जब आप कंपनी बनाते हैं तो उसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती। सबसे पहले तो अभी हमने यही पढ़ा था कि वो उसको रजिस्टर किया जाता है, तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटी तो आ गई, क्योंकि अब रजिस्टर करेंगे तो लीगल फॉर्मेलिटी होगी। तो ये यहाँ पर हमारा एक तरह से फॉल्स मिल गया, ये हमारा आंसर। लेकिन फिर भी हम और पढ़ लेते हैं नॉलेज के पर्पज से। द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये बिल्कुल सही है कि जो कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जितने नंबर्स के शेयर हैं वो बस उतने तक ही लायबल होते हैं, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही होती है। फिर है अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये बात भी बिल्कुल सही है, कंपनी अपने नाम से अपनी प्रॉपर्टी ले सकती है, क्योंकि और आपने ये भी देखा होगा कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कंपनी के नाम से होते हैं। वहाँ पे स्टाम्प जो होती है वो कंपनी की लगती है, जो कंपनी चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी मेंबर है उसके नाम से नहीं होती है, कंपनी की अलग स्टैम्प होती है, सारे ट्रांजेक्शन्स कंपनी के नाम से होते हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है अ कंपनी इज मैनेज बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। ये भी बिल्कुल सही है कि कंपनी जो होती है वो मैनेज की जाती है जो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा। अब ये भी सही है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें से कुछ शेयर होल्डर्स, अब सारे शेयर होल्डर्स तो एकदम से बुलाए नहीं जा सकते, तो उन शेयर होल्डर में से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि मीटिंग में आते हैं और वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और फिर वो ये बताया जाता है कि कंपनी के अंदर कौन किस तरह से कंपनी को मैनेज करेगा। तो ये क्या किसका काम होता है, शेयर होल्डर्स का। तो ये भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स। अब ये मैंने आपको बताया था कि इसमें क्लॉज होते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, नेम क्लॉज, इस तरह से 6 क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो उसमें क्या चीज़ लिखते हैं। स्टेट का नेम जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, जहाँ वो सिचुएटेड है, नेम ऑफ द सिटी टाउन ओनली एंड नॉट दैट ऑफ द स्टेट, द नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या फिर द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। बताइए क्या लगता है इसका आंसर आपको। अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि कुछ ऑप्शंस यहाँ पर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अच्छे से पढ़िए सारे ऑप्शंस, फिर आंसर करिए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस की बात की जा रही है, तो कंपनी जहाँ भी रजिस्टर्ड है वहाँ उस एरिया उस स्टेट का नाम मेंशन होता है वहाँ पे जहाँ पर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। प्रमोटर के आपके इसमें फंक्शन बताने हैं। कंपनी का नाम डिसाइड करता है, नॉमिनेशन देखता है डायरेक्टर के, या फिर सेटल करता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स की डिटेल्स को, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर फंक्शन की बात की है प्रमोटर की, तो ये भी इसका काम है कंपनी के नेम को डिसाइड करना, नॉमिनेशन देखना डायरेक्टर के, और जितने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिटेल्स हैं उनको सेटल करना। इसलिए ऑल ऑफ दी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसके प्रमोटर के फंक्शंस और भी डीप में पढ़ने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे ही काम एक प्रमोटर के होते हैं। नेक्स्ट है
A is agent, neither an agent nor a trustee of a company. Then who he is? बताइए। ए ना तो एजेंट है ना ही ट्रस्टी है, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, एम्प्लॉयज या फिर प्रमोटर? देखिए, एजेंट की बात करें यानी कि जो उसमें काम कर रहा है और उसके बदले में कुछ पैसे ले रहा है। डायरेक्टर एजेंट है, कंपनी सेक्रेटरी एज ए एजेंट काम करती है, एम्प्लॉय भी एज ए एजेंट काम करते हैं। लेकिन प्रमोटर ना तो एजेंट में आता है ना ही ट्रस्टी में आता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे क्वेश्चंस? 15 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 15 क्वेश्चंस में आपको कहीं भी डाउट होगा, और फिर भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उनको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और किसी भी तरह का और भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।